नमस्कार साथियों। भारत के भूगोल की यूनिट की शुरुआत की और शुरुआत में अपन ने जो चर्चा की भारत का सामान्य परिचय, आकार है, विस्तार है, भारत की स्थिति है, उसके संदर्भित रूप में अपनी बातें हुई हैं। उसके आगे अपन जो बात शुरू करने जा रहे हैं, भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन। और फिजिकल डिवीजन में भी आज अपन ने जो टॉपिक रखा हुआ है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहले तो अपन ये देखेंगे कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं और उन भौतिक प्रदेशों में जो अपन बात करेंगे कि 6 भौतिक प्रदेश हैं, तो उसमें अपन आज जो शुरुआत करेंगे वो हिमालय से शुरुआत करेंगे। लेकिन भौतिक प्रदेशों से पहले भी अपन भारत के उच्चावच के संदर्भ की बात को देखेंगे। भारत में जो रिलीफ है, पर्वत है, पहाड़ी है, पठार है या मैदानी भाग है, उसकी एक बेसिक जानकारी और फिर अपन फिजिकल डिवीजन के ऊपर बात शुरू करते हैं। तो देखिए अपन आगे। आपके सामने लिखा है भारत के उच्चावच, रिलीफ। उच्चावच का मतलब धरातल कैसा है। तो भारत के संदर्भ में जो उच्चावच के रूपों का निर्धारण किया गया है, किस ऊंचाई के आधार पे किया गया है, उसको अपन एक बार बेसिक चर्चा करते हैं। भारत के उच्चावच कितने, इसमें 4 भागों में बांटा गया है। जो भारत के रिलीफ हैं, उच्चावच है, उनको 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। 4 पार्ट कौन से हैं देखिए आप। 1 नंबर पर्वतीय भूभाग। और आगे लिखे जो पर्वतीय भूभाग की जो बात अपन कर रहे हैं, जो अपन के भारत के कुल भूभाग के लगभग 10.7% क्षेत्रफल फैला है, जिसको अपन पर्वतीय भूभाग जिसको कह रहे हैं। भारत का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके 10.7% भूभाग पे है। और कई बार ऐसा आए कि 10, 11, 12, तो आप ध्यान रखना फिर ये 11% हो जाएगा पूर्णांक के रूप में। किसे पर्वत माने, क्या इसकी डेफिनेशन रखी है जो भारत के संदर्भ में। भारत में ये माना 2100 औसत माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर से जो भी ऊंचे भाग हैं और जो शंक्वाकार रूप में हैं, त्रिभुजाकार रूप में, जिसको अपन कहें, जिनका आधार विस्तृत और शीर्ष भाग संकुचित, उन भागों को किस में रखा अपन ने, पर्वतीय भूभाग के रूप में रखा है। तो इसी में आप इसके नीचे लिख दें 2135 मीटर से ऊंचे शंक्वाकार भाग। शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार का मतलब इस रूप में, जिसका अपन कहें आधार विस्तृत है, शीर्ष भाग संकुचित है, ऐसे भागों का अपन ने पर्वत के रूप में रखा है। और ये टोटल भारत के कितने भूभाग पे हैं, 10.7। अब देखिए दूसरा, इससे नीचे वाला जो भाग है उसको रखा 2 नंबर पे, पहाड़ी भूभाग। पहाड़ी भूभाग और पर्वतीय भूभाग की बेसिक संरचना में अंतर नहीं है, शंक्वाकार रूप में रहती है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम है। और कम कहां तक मानी है
ये पहले तो अपन ये देखिए कितने भूभाग पे है। जहां अपन कहें पर्वतीय भूभाग 10.7% पे है, वही पहाड़ी भूभाग अपन कहें 18.6% भाग पे है। और इनकी स्थिति क्या है? 305 मीटर से 5 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई के बीच शंक्वाकार, यानी पहाड़ी भूभाग की जो ऊंचाई है कम से कम 305 मीटर हो और मैक्सिमम 2135 तक। 2135 से ऊपर जाते उसको किस में काउंट कर दिया अपन ने? माउंटेन यानी पर्वतीय भूभाग में शामिल कर दिया। तीसरा फिर देखिए आप पठारी भूभाग। पठारी भूभाग, और पठारी भूभाग जो अपन कहें इस वाले पार्ट से जो अपन के जुड़ा हुआ है वो 27.7% जो क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है, 27.7% भूभाग पर। और इसकी जो स्थिति है 305 मीटर से 914 मीटर की ऊंचाई तक। जो मेजनुमा आकार में हो। मेजनुमा का मतलब जिसका ऊपरी पार्ट है वो समतल हो। पठार की जो आकृति होती है खड़े रूप में, और ऊपर अपन कहें मेजनुमा समतल रूप में होता है, जिसको अपन पठार कहते हैं। तो जो अपन कहें 27.7% भूभाग पे पठारी क्षेत्र है। और अंतिम जो अपन कहें 4 नंबर पे मैदानी भूभाग। जो अपन के इन तीनों को जोड़ें तो आप देखेंगे 100 में से घटाएंगे तो फिर देखेंगे 43% भूभाग के ऊपर मैदान है। और मैदान किस वाले भाग को कहा? जिसकी अपन ने कहा 305 मीटर से कम ऊंचा भाग। उसको अपन ने मैदान में रखा है। ये आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%। ये उच्चावच की बात की है अपन ने। भारत में लगभग 11% पर्वतीय भूभाग है, लगभग 18.6 जहां अपन कहें पहाड़ी भूभाग है, पठारी भाग लगभग 27.7% है, और शेष बचा हुआ मैदानी भाग 43 है। और टोटल की जब बात करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 100%। तो इस 100% भूभाग को इस रूप में बांटा गया है। अब इनको चारों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बेसिक जानकारी साथ में जोड़ी है इसके साथ। तो ये तो केवल नाम और इनके प्रतिशत से कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है। अब अपन आते हैं अपने फिजिकल डिवीजन वाले पार्ट के ऊपर। भारत के जो अपन भौतिक प्रदेश की जो बात कर रहे हैं अपन, देखिए आप भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन, और फिजिकल रीजन कितने अपन कहें? 6। भारत के भौतिक प्रदेश 6 हैं। कुछ पुस्तकों में कुछ आपको अंतर मिलेगा, किसी में 4 भी बांटा गया है, किसी में 5 भी बांटा गया है। परिवर्तन होता रहा है, लेकिन जो अपन के सबसे नई जो अपनी पुस्तकें हैं, भारत सरकार की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में अपन 6 ही इसके भौतिक प्रदेश को डिवाइडेशन करते हैं। 4 कहाँ किस रूप में करते हैं उसकी भी मैं आगे चर्चा कर दूंगा, उसका कारण क्या है उससे बातें। 6 कौन से? एक बार तो आपके सामने मैं नाम लिखता हूं, देखिए आप।
1 नंबर पे उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसको ये नाम रखा है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी, और उसको क्या नाम रखा है, पर्वतीय प्रदेश। और आपको नजर आ रहा है ये उत्तरी है और फिर ये नेपाल है, ये उत्तरी पूर्वी है। तो उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर जो पर्वतीय भूभाग है उसी को नाम रखा है पर्वतीय प्रदेश, और इसे ही अपन नाम देते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय प्रदेश भी इसी का ही नाम है, तो ध्यान रखें, इसको हिमालय प्रदेश भी कहते हैं, हिमालय प्रदेश। दूसरा देखिए 2 नंबर पे उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। भारत के उत्तर में जहां अपन के हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां आई उन नदियों के द्वारा व दक्षिण के पठार की नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमाव से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ, और उसे ही अपने नाम क्या रख दिया, उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश, या उत्तरी मैदानी प्रदेश भी नाम लिख सकता है। ये देखिए 3 नंबर पे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और इसी का एक दूसरा नाम भी है दक्षिण का पठारी प्रदेश। जिसको अपन कहीं भारत के दक्षिणी वाले भाग में पठारी भाग है उसको दक्षिण का पठारी प्रदेश भी कहते हैं, और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भी कहते हैं। अब प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 ओर से अपन के जलीय भाग से घिरा हुआ भूभाग हो। तो अपन कहीं एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो जिस दक्षिणी पठार को अपन प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। फिर देखिए 4 नंबर पे इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश जो मरुस्थल का हिस्सा है। और 5 नंबर पे है आपके सामने तटीय मैदानी प्रदेश, कोस्टल प्लेन। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। और अंतिम 6 नंबर है द्वीप समूह। द्वीप समूह प्रदेश। इस तरीके से आप देखिए तो भारत के जो फिजिकल डिवीजन है वो 6 हैं, भौतिक प्रदेश 6 हैं, और उस 6 में अपन ने नाम लिखे हैं। कई पुस्तकों में क्या है 5 इसलिए रखे जाते हैं, जो भारतीय मरुस्थल है वो मरुस्थल उत्तरी विशाल मैदान के साथ ही बना है। मरुस्थल की उत्पत्ति और उत्तरी मैदानी भाग की उत्पत्ति दोनों का जियोलॉजिकल टाइम एक ही है, भूगर्भिक समय एक ही है, तो उन दोनों को एक प्रदेश के रूप में भी लिख दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में आप देखो ग्रेजुएशन स्तर की बुक के अंदर तो कई 4 भौतिक प्रदेश ही मिलते हैं। उन 4 में क्या है कि एक तो ये मरुस्थल को तो मैदान के साथ जोड़ दिया, तटीय मैदान और द्वीप समूह को एक बना देते हैं। तटीय मैदान व द्वीप समूह इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पे भारत के फिजिकल रीजन कितने हैं, 6 हैं।
अब देखिए आप इस मैप में भी ध्यान दें तो आपको नजर आएगा, अपने का उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इस वाले भाग को और इस रूप में, ये सारा पार्ट जो अपन के ये 1 नंबर पे है, और इसी को अपन ने नाम क्या लिखा था, हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये नाम भी देते हैं अपन इसे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। इधर देखें तो जम्मू है, फिर अपन के लद्दाख है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिमाचल है, कुछ पंजाब का भाग है, उत्तराखंड है, फिर नेपाल आ गया, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, और फिर आप देखें इस वाले भाग में इस तरफ तो नागा पहाड़ी है, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां, ये सारा भूभाग है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना इस वाले भूभाग से संदर्भित ये वाला पार्ट आपके सामने, जो मेघालय का पठारी भाग है वो दक्षिण के पठार से जुड़ा हुआ है, इस पे शेडिंग ऐसी कर दी है, ये शेडिंग अलग है वो, हालांकि उस वाले पार्ट में दिखा रखा है, जबकि मेघालय का पठार दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है। फिर देखिए इससे नीचे वाले पार्ट में यहां जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये इस रूप में, और ये अपन कहीं दक्षिण का पठार है, ये 3 नंबर पे दक्षिण का पठार, या जिसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। सबसे पुराना भारत का भूभाग दक्षिण का पठार है, जो अपन कहीं प्राचीन काल में जो नाम दिए गए थे, पैंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है, भारत का सबसे पुराना गोंडवाना लैंड का भूभाग है, जहां सबसे पुरानी अपन के चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है। ठीक, फिर आप देखिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण के अंदर दक्षिण का पठार, और जो अपन के जब हिमालय बना, हिमालय बनने के बाद हिमालय पर्वत से आने वाली नदियां और दक्षिण के पठार से आने वाली नदियां, उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का जमाव हुआ, और जमाव होने से अपन कहें इसका मैदान का निर्माण हुआ। ये जो आपके सामने जो ये पार्ट है अपन देख रहे हैं ये, और ये इधर भी ये असम वाला भाग है, तो ये अपन कहें मैदान है, और इस मैदान को मैं आपके सामने लिख दिया उत्तर का विशाल मैदान। और ये पार्ट यहां तक है, असम तक। असम में जो अपन के ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपन के ये मैदानी भाग है, और फिर आके बांग्लादेश में मिल जाती है। तो अपन के इधर जहां अपन के गंगा है, गंगा की समस्त सहायक नदियां, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी गंगा व उसकी समस्त सहायक नदियां जो अपन के गंगा नदी तंत्र है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इसी तरीके से इधर सतलज नदी है, तो इसको ऐसा भी कहा जाता है सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी भाग या उत्तर का विशाल मैदानी भाग। फिर अपने का ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर है। फिर देखिए 4 नंबर लिखा भारतीय मरुस्थल, और ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट ये अपन के 4 नंबर पे ये भारतीय मरुस्थल है, मरुस्थल। सही मायने में इस वाले पार्ट पे यहां आप देखेंगे तो यहां अरावली पर्वतमाला है, और इस अरावली पर्वतमाला से जो पश्चिम का भाग है, जो अपन के पश्चिम वाला भाग ही भारतीय मरुस्थल का हिस्सा है। जहां उत्तरी गुजरात है, पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब हरियाणा का दक्षिणी भाग है, ये भारतीय मरुस्थल है। और इस मरुस्थल का कुछ भाग अपन कहीं लगभग 1/3 भूभाग है वो पाकिस्तान में, बाकी का ये भारत में है। और फिर देखिए आप 5 नंबर पे तटीय मैदान,
और तटीय मैदान आपको ग्रीन शेडिंग से नजर आ रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, इधर तो आप देखेंगे तो ये पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, और इधर देखेंगे तो इस वाले भाग में ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये अपन के कितने नंबर वाला है, ये 5 नंबर। पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान एक ही है। इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, और पूर्वी व पश्चिमी घाट के दोनों तरफ पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी घाट और अरब सागर, जिनके बीच के अंदर अपन के तटीय मैदानों का विकास हुआ है। और सबसे अंत में जिसको अपन कह रहे हैं 6 नंबर पे आपके सामने है, इधर तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला पार्ट 6 नंबर जो अपन का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस तरफ है अपन कहें ये लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है इधर। और इधर है अंडमान निकोबार। द्वीप समूह, तो ये भी 6 नंबर है और ये भी अपन कहें 6 नंबर है। अंडमान निकोबार और जो अपन कहें लक्षद्वीप समूह की जो अपन बात करते हैं। तो इस तरीके से भारत के 6 भौतिक प्रदेश हैं, और 6 भौतिक प्रदेशों में फिर मैं एक बेसिक जानकारी बता दूं आपको किस रूप में किसका विकास हुआ है। अपन फिर एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पुराना भौतिक प्रदेश दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार जो अपन कहें भूगोल के अंदर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये इंडियन प्लेट का पार्ट है। ये इंडियन प्लेट उत्तर में अपन के यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराने के बाद अपन कहें जो तैथिस सागर का मलबा था वो वलित हुआ और हिमालय पर्वत बना। फिर हिमालय पर्वत से और दक्षिण के पठार से आने वाली नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी का जमाव हुआ, उससे विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और जब विशाल मैदान बना उसी समय ये जो अपन के भारतीय मरुस्थल जो किसी समय तैथिस सागर का भाग था, तैथिस सागर का भाग होने की यहाँ खारे पानी की झीलें इस बात को प्रमाणित करती हैं, और किसी समय ये समुद्र का हिस्सा रहा है। ये माना गया है कि मेसोजोइक जो महाकल्प था उस समय ये जलमग्न था, तैथिस सागर का हिस्सा था। और ये पार्ट ऊपर उठने से अपन के ये मरुस्थलीय भूभाग, और जैसे ही ऊपर उठा तो नदियों ने मार्ग बदल लिए, जिसके कारण वर्तमान में ये शुष्क भूभाग है, जिसको आज भारतीय मरुस्थल के रूप में जानते हैं। तो भारतीय मरुस्थल, उत्तर का विशाल मैदान, दोनों एक साथ ही बने हैं, एक ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसको अपन चतुर्थक कल्प का नाम देते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे नई मिट्टी का जमा हुआ है, सबसे नए मैदान, वो है तटीय मैदान, दोनों तरफ पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान। और जो अपने का 6 नंबर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दोनों की अलग अलग उत्पत्ति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इसी हिमालय का मोड़ के रूप में, इधर अपन के पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, अराकान योमा, पेगु योमा म्यांमार के पर्वत हैं, और फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर समुद्र में ये डूबे हुए पर्वतीय भागों की बाहर निकली हुई चोटियां हैं। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो पर्वतीय भूभाग का हिस्सा है, जिनकी चोटियां अब समुद्र से बाहर निकली हुई है। और लक्षद्वीप समूह है ये प्रवाल द्वीप हैं, प्रवाल से बने हुए निर्मित द्वीप हैं, इसलिए इनको प्रवाल द्वीप नाम दिया गया है। तो इस तरीके से अपने ये 6 भौतिक प्रदेश। अब अपन बात शुरू करते हैं एक एक से, और शुरुआत करते हैं अपन उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ये इसको दूसरा नाम लिखा है हिमालय प्रदेश भी इसको नाम दिया जाता है। अब देखिए आप, और 1 नंबर का जो भौतिक प्रदेश है उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। और इसे ही अपन ने दूसरा नाम दिया हिमालय पर्वतीय प्रदेश।
कुछ ऐसी भी श्रेणियां हैं जो हिमालय से भी पुरानी हैं, लेकिन इसको मोटे तौर पे इसलिए इसको नाम क्या रखा है, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय, सबसे पहले अपन बात यही करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है। तो अपन कहें भारत के सबसे उत्तर में जिसको अपन बात करें हिमालय है। देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जब बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटें अपन कहें दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज गति करते हैं, और जो आज भारत की जो स्थिति है ये यहाँ नहीं था। कहा जाता है कि सभी, जो वैगनर थ्योरी में भी कहा गया है, सारे महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास थे और धीरे धीरे उत्तर की तरफ स्थापित हुए हैं। और उसी रूप में अपने भारत के संदर्भित रूप में भी ये नजर आ रहा है। अब भारत की स्थिति देखिए आप, 70 मिलियन ईयर्स अगो, 70 मिलियन वर्ष पहले भारत यहाँ था। फिर उसके बाद देखें तो 50 मिलियन यहाँ, तो फिर ऊपर खिसका है। देखिए आपके सामने ये जो तीर बन रहा है आपके सामने, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर किस तरफ? उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, ये गति हो रही है। फिर आप देखें तो यहाँ भी फिर आप देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व की तरफ है। और ये पार्ट अपन के आज जो भारत है जिसको अपने लिखा हुआ है इंडियन प्लेट, इसका इसको अपन ने नाम क्या दिया है, ये है भारतीय प्लेट या इंडियन प्लेट। भारतीय या फिर इंडियन प्लेट। और ऊपर का जो पार्ट है, इस भारत से ऊपर वाला हिस्सा है, उस प्लेट का नाम है अपन कहें यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। और जो वैगनर के अनुसार इनके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, तो इस वाले भाग को तो नाम दिया जाता है, इंडियन वाले भाग को गोंडवाना लैंड। जैसा भी अपने सामने विकल्प आता है वैसा ध्यान रखना। और ऊपर यूरेशियन प्लेट वाले भाग को नाम दिया जाता है अंगारा लैंड। या इसी का ही दूसरा नाम है लॉरेंसिया। वैगनर कहता है उत्तर का जो पार्ट है, जब पैंजिया के दो टुकड़े हुए, दो पार्ट में डिवाइडेशन हुआ, तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भित रूप में और बीच के अंदर जो कहा गया है कि तैथिस सागर है, तो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के अभिसरण होने से, आपस में टकराने से, या यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के टकराने से तैथिस सागर का मलबा वलित होकर और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। कब हुई? टर्सरी कल्प में हुई। जो अपन कहें नवजीवी जो महाकल्प है, सबसे नया जो कल्प है, उस कल्प के अंदर अपन कहें जो टर्सरी कल्प है। और टर्सरी कल्प की जो शुरुआत होती है, जो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले शुरुआत होती है। तो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले जहां टर्सरी कल्प की शुरुआत होती है, और उसी कल्प में अपन जो बात कर रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। और आज भी ये माना गया है कि हिमालय धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट ऊपर उठ रहा है। तो अपन के किस वाले पार्ट से संदर्भित रूप में बात हुई, देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है यहां तक का, ये तो इंडियन प्लेट और ये अपन के ऊपर से आ रही है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट किस तरफ जा रही है? उत्तर पूर्व। और यूरेशियन प्लेट कैसी आ रही, किस तरफ से आ रही है? ये तो उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है, और ये किस तरफ आ रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर। दिशा हमेशा चलने वाले स्थान से होती है। दक्षिण पश्चिम से जो आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती जा रही है, वो दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही है, और दोनों आमने सामने टकराई, और टकराने से इस वाले भाग के ऊपर अपन ने कहा
यहाँ अपन कहें जो पर्वत बना, और इस पर्वत का नाम ही अपन ने रखा हिमालय। तो आपको ये भी दिख रहा होगा, हिमालय पर्वत चाप की आकृति में चापाकार है, आर्क टाइप में है, और उस आर्क टाइप में भी भारत की तरफ इसका जो ढाल है, भारत की तरफ अवतल है, सॉरी उत्तल है, और जो अपन कहें ऊपर जहां चीन की तरफ देखें तो उस तरफ वाला भाग है वो कैसा है, अवतल है। तो इधर का पार्ट तो कैसा है, उत्तल है, उत्तल, और इधर वाला भाग कैसा है, अवतल है हिमालय की। अपन आगे बात करेंगे। तो अब अपन उत्पत्ति को लिखते हैं। उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति नवजीवी, जिसको सेनोजोइक नाम देते हैं अपन, नवजीवी महाकल्प के टर्सरी, टर्सरी का मतलब तृतीयक, या इसको ऐसा भी लिख सकता है तृतीयक, नवजीवी महाकल्प के टर्सरी कल्प में, टर्सरी कल्प में इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट को क्या नाम दिया जा सकता है, गोंडवाना लैंड भी कहा जा सकता है। इंडियन प्लेट यानी गोंडवाना लैंड। इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट को क्या नाम दिया जा सकता है, अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया, अंगारा लैंड। या इसी कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, लॉरेंसिया। टर्सरी कल्प में इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से, यानी अभिसरण से, टकराने से तैथिस सागर का मलबा वलित होकर पर्वत के रूप में बना। तो अपनी शुरुआत किस रूप में की है, कि हिमालय की उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प, जो सेनोजोइक एरा है, नवजीवी महाकल्प के टर्सरी कल्प में, या टर्सरी को तृतीयक भी लिख सकते हैं हिंदी में, टर्सरी कल्प में इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से तैथिस सागर का मलबा वलित होकर पर्वत के रूप में बना। ऐसे पर्वत के रूप में बना है, नवीन वलित पर्वत के रूप में बना है। आगे इसी में लिखते हैं, पर्वत के रूप में बना जो नवीन वलित पर्वत के रूप में हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीन चार बातें इसमें स्पष्ट हुई हैं। टर्सरी कल्प में बना है,
इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से, अंगारालैंड या गोंडवानालैंड, अंगारालैंड व गोंडवानालैंड के टकराने से नवीन वलित पर्वत के रूप में बना है, जिसको अपन ने नाम क्या रखा है, हिमालय पर्वत नाम दिया गया है। तो ये तो अपन के इसकी उत्पत्ति से संदर्भित जो अपन ने बात की है, जो और ये चित्र भी अपना इस रूप में अपने को दिखा रहा है इसके आधार पे। अब अपन बात करते इससे आगे जो अपन के इस वाले पार्ट से जो जुड़ी हुई जानकारी है। अब जो उत्तरी व उत्तरी पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश, जिसको मोटे तौर पे हिमालय नाम दिया है, इसमें कुछ श्रेणियां हिमालय से भी पुरानी हैं, और हिमालय से जो पुराना भूभाग है उसको कहा जाता है पार हिमालय। हिमालय के भी पार वाला भाग है, जिसको ट्रांस हिमालय भी नाम दिया जाता है, और उसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, तो उसको तिब्बत हिमालय का भी नाम दिया जाता है। जैसे आपके सामने जो टर्सरी कल्प कहा है, टर्सरी कल्प से भी पहले का जो समय है, जो मेसोजोइक महाकल्प का समय है, उसके अंदर एक कल्प आता है क्रिटेशियस, और उस क्रिटेशियस कल्प के समय की भी कुछ श्रेणियां बनी हुई हैं। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई पर्वत बन जाए। पता क्या कि रात को सोए सुबह उठे तो पता चला कि हिमालय खड़ा है, ऐसे पर्वत का निर्माण संभव नहीं है। कि अपन कहें ओरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है पर्वत निर्माण, वो धीमी गति से अपन कहें बनने की प्रक्रिया है। जब अपन पर्वत निर्माण की बात करेंगे, स्पेशल जो टॉपिक होगा उसमें अलग से अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए अपन जो बात करते हैं, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है। दो पार्ट में डिवाइडेशन किया जाता है। अब देखिए, एक पार्ट है आपके सामने ए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या इसको पार हिमालय कहें, या फिर अपन इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और ट्रांस हिमालय जो शब्द का प्रयोग किया था वो स्वेन हेडन ने किया था, ट्रांस हिमालय। और दूसरा पार्ट अपन कहें जो है बी पार्ट, और इसको कहा जाता है हिमालय। हिमालय को दो पार्ट में डिवाइडेशन कर लिया, ट्रांस हिमालय एंड हिमालय। पहले अपन बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। इस ट्रांस हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं, पहले इसके बारे में देखिए। ट्रांस हिमालय शब्द का प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वेन हेडन ने किया। स्वेन हेडन ने पहली बार ट्रांस हिमालय जो शब्द है, टर्म है, उसका प्रयोग किया। आगे लिखना, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसी को ही अपन पार हिमालय भी कहते हैं, और तिब्बत हिमालय भी इसका नाम दिया गया है। आगे लिखें, ट्रांस हिमालय में चार श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है उसमें चार श्रेणियों का पार्ट है। चार कौन सी श्रेणियां हैं?
फिर इसमें से एक प्रश्न बन गया कि 4 श्रेणियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय के ये 4 ही श्रेणियां पार्ट हैं, इसके अलावा नहीं है। कौन सी 4 श्रेणियां देखिए। एक नंबर पे अपन ने लिखा कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी। 2 नंबर पे श्रेणी लिखा जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश श्रेणी। और 4 नंबर की श्रेणी जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। इसका तात्पर्य ये जो 4 श्रेणियां जो अपन ने कही है, ये 4 श्रेणियां ही अपन के ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं, बाकी कोई श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन श्रेणियों में जब आप देखेंगे तो एक ये श्रेणी जो कैलाश श्रेणी है, ये तिब्बत चीन में है। तिब्बत चीन में। कैलाश श्रेणी का पार्ट भारत में नहीं है, और बाकी जो अपन के जैसे कराकोरम श्रेणी है वो भारत में भी है और तिब्बत चीन वाले भाग में भी है। ऐसे आपके सामने के लद्दाख श्रेणी जो भारत में ही है, और लद्दाख का पूर्वी भाग जो बढ़ा हुआ है वही कैलाश श्रेणी है, जिसको अपन कहते हैं कि तिब्बत वाला भाग जो आज के दिन चीन के पास है। जो अपन कहते हैं ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो अपन के इसी कैलाश श्रेणी की बात कर रहा है जो तिब्बत चीन में है, भारत में नहीं है, ये ध्यान रखना है। और जास्कर श्रेणी ये भी भारत में है। तो एक श्रेणी ऐसी है जो भारत में नहीं है, तो वो भारत में कौन सी नहीं है? कैलाश श्रेणी है, जो कहाँ है? तिब्बत चीन में है, भारत में नहीं है। अब देखिए इससे संदर्भित जो अपन मैप की बात करते हैं, एक एक के बारे में अपन जो चर्चा करेंगे। जैसे देखिए मैं केवल नॉर्थ वाले पार्ट की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो नॉर्थ वाला भाग है। इस रूप में ये भारत का जो उत्तरी पार्ट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, और इसी में अपन जो श्रेणियों की बात कर रहे हैं। और एक नंबर की ये जो श्रेणी आपके सामने इस तरीके से, और ये इस वाला पार्ट की जो बात करें ये तिब्बत है। इधर देखेंगे तो ये तिब्बत वाला भाग है भारत से, और इस श्रेणी का ही नाम अपन क्या लिखते हैं? कराकोरम। कराकोरम तो एक नंबर की श्रेणी है। कराकोरम से फिर नीचे की तरफ देखते हैं तो दूसरी श्रेणी है जिसका नाम अपन लिखते हैं लद्दाख, और इस श्रेणी का नाम है लद्दाख। ये लद्दाख। लद्दाख के बाद फिर आप देखेंगे इसका जो पूरब की तरफ का जो बढ़ा हुआ पार्ट है ये वाला, और ये श्रेणी है अपन कहें कैलाश। कैलाश श्रेणी। और फिर देखिए इससे नीचे वाला पार्ट जो अपन कहें, और ये जो श्रेणी है ये अपन कहें ये है जास्कर। ये जास्कर श्रेणी। ये 4 श्रेणियां जो अपन कह रहे हैं, कराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर और कैलाश श्रेणी है, ये अपन के ध्यान रखना केवल और केवल तिब्बत। ये पार्ट अपन के तिब्बत है। ये तिब्बत वाला भाग है, और इस तिब्बत के पास ही अपन के इस वाले भाग में यहां अपन के एक झील है, और उस झील का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील।
और मानसरोवर झील जहां अपन कहें इस वाले भाग से अपन कहें एक नदी निकली और वो नदी बहते हुए लद्दाख व जास्कर के बीच से बहते हुए और पाकिस्तान में आती है और इस नदी का नाम है सिंधु, इंडस, सिंधु नदी। लद्दाख व जास्कर से बीच से बहते हुए पाकिस्तान, इधर अपन का ये पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान में आ जाती है सिंधु नदी। तो चलती कहां से है? मानसरोवर झील जो अपन के कैलाश श्रेणी का जो पार्ट है उसके पास से, और फिर अपन कहें इस तरफ लद्दाख से बहते हुए। अब ये जो पार्ट है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का भाग है, अब ये जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है। तो अपन कहें लद्दाख व जास्कर दोनों के बीच से बहते हुए और फिर अपन कहते हैं कहां आ रही है? अपन कहें पाकिस्तान में। इससे संदर्भित रूप में आप देखें कुछ विशेष रूप से जो चोटी हैं, इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो यहां एक चोटी है जिसका नाम लिखते हैं K2, 8611 मीटर। K2 ये जो चोटी लिखी है 8611 मीटर, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन किस श्रेणी में है? कराकोरम श्रेणी में, ये ध्यान रखना है। कराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और इसी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये यहां दो फेमस रूप में दर्रे हैं। दर्रे वाले निशान को आपके सामने एक ये क्रॉस लगा दिया और एक ये क्रॉस लगा दिया। एक दर्रे का नाम है अघील दर्रा, इस वाले दर्रे का नाम है अघील दर्रा। और इस वाले दर्रे का नाम है इसी के नाम पे ही कराकोरम दर्रा। और इधर का ये जो पार्ट है ये अपन का कौन सा देश है? चीन। चीन वाला जो पार्ट है उसकी अपन बात कर रहे हैं। कराकोरम दर्रा और अघील दर्रा दोनों ही दर्रे भारत और चीन की सीमा को जोड़ते हैं। हाँ, कराकोरम दर्रा आज के दिन वास्तविक रूप में पाकिस्तान के कब्जे वाले भूभाग में है। तो कराकोरम दर्रा पाकिस्तान और चाइना को जोड़ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में ये भारत का भूभाग है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में है। तो सही मायने अपन यही कहते हैं भारत व चीन के बीच मार्ग बनाता है, जबकि ये है वर्तमान में पाकिस्तान में। इसी से संदर्भित आप देखेंगे तो लद्दाख में यहाँ अपन कहें एक फेमस दर्रा है और लद्दाख श्रेणी के अंदर, और इस दर्रे का नाम है खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा, दर्रा जो भी है उसको क्रॉस के निशान से बनाया है। लद्दाख में खरदुंगला दर्रा 5602 मीटर की ऊंचाई पे विश्व का सबसे ऊंचा ऐसा दर्रा है जो मोटरयान योग्य दर्रा है। इससे और भी ऊंचे दर्रे हैं लेकिन वो मोटरयान योग्य दर्रे नहीं है। फिर आपके सामने इधर आता है जो जास्कर, और जास्कर में भी दो फेमस दर्रे हैं। इस वाले पार्ट में जो आप देखेंगे तो यहाँ एक दर्रा तो इस वाले भाग में है और इस दर्रे का नाम है फोटूला, फोटूला दर्रा। और दूसरा अपन के इस वाले भाग में यहाँ एक दर्रा है, इधर इसको लिखते हैं बारा लाचाला दर्रा। ये HP हिमाचल प्रदेश में है। और जो ये अपने का फोटूला दर्रा है
ये अपन के इधर लद्दाख वाले पार्ट में है। तो जो अपने का जास्कर श्रेणी में भी दो दर्रे हैं, फोटुला दर्रा और बारा लाचाला। बारा लाचाला को बड़ा लाचाला भी लिख सकता है, ये ध्यान रखना। ये केवल अभी अपन ने मैपिंग में जानकारी लिखी है और उस मैपिंग के आधार पे ही अब अपन एक एक के बारे में जो बात करेंगे, एक बार पुनः इसकी जानकारी को समझें। भारत की सबसे उत्तर की श्रेणी कराकोरम, इसका अधिकांश भाग तिब्बत के पठार तक फैला हुआ है, इसलिए तिब्बत के पठार की रीढ़ भी इसको कहा जाता है और इसी श्रेणी का नाम कृष्णगिरी भी कहा गया है। इसमें दो दर्रे हैं, अघिल दर्रा और कराकोरम दर्रा, और इसी में एक चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर है। दूसरा उससे नीचे लद्दाख श्रेणी, जिसमें खरदुंगला फेमस दर्रा है। फिर उससे नीचे आप देखें तो जास्कर श्रेणी, जिसमें फोटुला और बारा लाचाला दो फेमस दर्रे हैं। और फिर ये कैलाश श्रेणी, जो भारत में नहीं है, केवल अपन के तिब्बत चीन में है, कैलाश श्रेणी, जो मानसरोवर झील के पास। लद्दाख और जास्कर दोनों के बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और जो अपन के लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इसका मतलब यदि प्रश्न पूछा जाए कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है और आपके सामने इनमें से तीन नाम लिखे और एक नाम लिख दे पीर पंजाल, धौलाधर, तो इस तरीके से नाम लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, ये चार ही श्रेणियां ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश श्रेणी। इतनी अपन इस क्लास में बातें हैं। अब अपन एक एक के बारे में जो बात करेंगे वो अपने अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।